हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हम कर रहे हैं बेटा चैप्टर 2 हिस्ट्री का। इसका एक वीडियो हम पहले कर चुके हैं। दिस इज सेकंड पार्ट। देखिए, द रशियन रेवोल्यूशन इन वन ऑफ द लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज ऑफ यूरोपियन स्टेट दिस सिचुएशन वाज रिवर्स्ड। क्या कहता है कि जो यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देश थे, रशिया में जो है इसकी सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। सोशलिस्ट टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू द अक्टूबर रिवोल्यूशन 1917 अक्टूबर जो रिवोल्यूशन होता है उसमें रशिया की जो गवर्नमेंट थी उसको सोशलिस्ट ने अपने अंडर ले लिया था। द फॉल ऑफ मोनार्क इन फरवरी 1917 एंड द इवेंट ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रेवोल्यूशन। जो मोनार्क का यानी कि फॉल ऑफ मोनार्क, जो राजशाही का पतन होना राजा का, फरवरी 1917 के बाद होने वाली घटनाओं को मिलाकर ही रशियन रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है। हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये सब कैसे हुआ और वहाँ पर जो है सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थे इस रिवोल्ट को होने के लिए। तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर के लिए देखते हैं, कुछ पीछे चलते हैं। द रशियन एम्पायर इन 1914 से शुरुआत करते हैं। जार निकोल सेकेंड रूल रशिया इट्स एम्पायर। जो जार निकोल सेकेंड है रशिया के अंदर 1914 में उसका रूल था। बिसाइड द टेरिटरी अराउंड मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूड करंट डे फिनलैंड, लताविया, एस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, लिथुआनिया, यूक्रेन एंड बेलारूस। उसके जो टेरिटरी यानी इलाके थे मॉस्को के आसपास के अलावा ये जो करंट डे में हमने नाम लिए फिनलैंड, लिथुआनिया, लेटो, एस्टोनिया, ये सारे भी उसी के अंडर आते थे। इट स्ट्रेचेस टू द पैसिफिक एंड कंप्राइज टूडेज सेंट्रल एशिया स्टेट। ये जो पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था और आज के दिन पर जो सेंट्रल एशिया है वहाँ के भी कुछ पार्ट इसके, जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये भी इसी के कंट्रोल में आते थे। द मेजोरिटी रिलीजन वाज रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। जो वहाँ पर रिलीजन की जो मेजोरिटी थी वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की थी, जो ग्रीन ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकला था। बट द एम्पायर आल्सो इंक्लूडेड कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट। जबकि एम्पायर के अंदर तो जो बाकी लोग थे जैसे कि कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध, ये भी शामिल थे। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। अब वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में देखिए। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द वास्ट मेजोरिटी ऑफ रशियन पीपल वर एग्रीकल्चरिस्ट। यानी कि सबसे ज़्यादा लोग 20th सेंचुरी में काम जो करते थे अपनी अर्निंग के लिए, 85% लोग जो खेती बाड़ी का काम करते थे, 85% जो रशियन के पॉपुलेशन थी वो इसके ऊपर डिपेंड थी। और ये जो प्रोपोर्शन था ये किसी भी यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा था। जैसे कि फ्रांस और जर्मनी में ये जो प्रोपोर्शन था वो 40 और 50% था। इन द एम्पायर कल्टिवेटर्स प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड। और जो रशिया के किसान थे वो अपने लिए और साथ साथ मार्केट में बेचने के लिए जो ग्रेन यानी कि अनाज उत्पादन करते थे और काफ़ी सारा एक्सपोर्ट यानी बाहर भी किया जाता था। इंडस्ट्रीज वाज फाउंड इन पॉकेट, यानी काफ़ी कम इंडस्ट्रियाँ वहाँ पर पाई जाती थी। और प्रोमिनेंट यानी जो मेन इनके मुख्य इंडस्ट्रियल एरिया थे वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थे। क्राफ्ट पर्सन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्री एग्जिस्ट अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। काफ़ी सारी वर्कशॉप थी, उसके अलावा वहाँ पर कुछ कारखाने भी होते थे, फैक्ट्रीज भी होती थी और वर्कशॉप के अंदर, छोटी छोटी वर्कशॉप के अंदर भी क्राफ्ट पर्सन प्रोडक्शन का काम देखते थे। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s। काफ़ी फैक्ट्रियाँ जो सेटअप हो चुकी थी 1890s में। जब वैन रशियन रेलवे नेटवर्क वर एक्सटेंडेड, जब रशियन रेलवे का जो है नेटवर्क बढ़ गया था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में होने लगा था, कोल प्रोडक्शन डबल हो गया था और आयरन स्टील प्रोडक्शन जो है 4 गुना बढ़ गया था। बाय द 1900s इन सम एरिया फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट पर्सन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। 1900 तक आते आते इतने ही तो कारीगर यानी कि मजदूर थे और इतने ही कारखाने यानी फैक्ट्रीज थी जिनकी संख्या लगभग बराबर थी। वर्कर्स मोस्ट इंडस्ट्री वाज द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रिस्ट। और ज़्यादातर जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ थी वो प्राइवेटली लोग जो है उनके ओन यानी कि उनके अंडर में आती थी। गवर्नमेंट सुपरवाइज तो करती थी, क्या देखने के लिए कि उन्होंने जो है मिनिमम वेजेस और जो भी लिमिटेड आवर्स के वर्क हैं क्या वो सब तय कर रखे हैं या नहीं। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बिगन ब्रोकन। लेकिन जो भी इंस्पेक्टर यानी कि इंस्पेक्शन करने वाले होते थे वो इन सब रूल्स को जो तोड़ते थे उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे। इन क्राफ्ट यूनिट एंड स्मॉल वर्कशॉप द वर्किंग डे वाज समटाइम 15 आवर्स। जो क्राफ्ट यूनिट होती थी छोटी छोटी वर्कशॉप, उनमें तो वर्किंग का जो डे था, टाइम था वो 15 आवर तक, जबकि फैक्ट्री के अंदर ये 10 और 12 आवर्स तक होता था। अकोमोडेशन वेव
फ्रॉम रूम्स टू डॉर्मेट्रीज, यानी कि वहाँ पर रहने के लिए मजदूरों के कमरे से लेकर डॉर्मेट्रीज तक भी क्या होती थी, अवेलेबल होती थी। वर्कर्स वर ए डिवाइडेड इन सोशल ग्रुप, वर्कर्स भी यहाँ पर सोशल ग्रुप में बटे हुए थे। सम हैड ए स्ट्रॉन्ग लिंक विद द विलेज फ्रॉम विच दे कम, कईयों के तो जो अभी है मूल भी जहाँ से वो ओरिजिन यानी उनका होता है गांव से अभी भी स्ट्रॉन्ग लिंक होते थे, उनका लिंक यानी कि आना जाना या उनकी रूट जो वहाँ तक भी होती थी। अदर कुछ ऐसे थे जो कि सिटीज़ में परमानेंटली अपने आप वहाँ पर सेटल हो चुके थे। वर्कर्स पर डिवाइड बाय स्किल, जो वर्कर होते थे वो भी अपने स्किल के बेस पर डिवाइड थे। ए मेटल वर्कर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग रिकॉर्ड, एक जो मेटल वर्कर यानी धातु से रिलेटेड काम करने वाला होता था वो अपने आप को सबसे एरिस्टोक्राट्स यानी कि साहब या बड़ा मानता था बाकी वर्कर के कंपैरिजन में, और इस ऑक्यूपेशन को पाने के लिए उसको ज़्यादा ट्रेनिंग और स्किल की ज़रूरत होती थी। वुमेन होती हैं वो 30% तक जो फैक्ट्री में लेबर का काम करती थी 1914 तक, और उनको जो पे किया जाता था वो मैन के कंपैरिजन में काफ़ी लेस पे किया जाता है, या तो हाफ या 3/4। डिवीजन अमंग वर्कर ऑफ शोर देमसेल्व्स इन ड्रेस एंड मैनर, उनके मैनर और ड्रेस में भी ये डिवीजन जो दिखाई देता था। सम वर्क्स फॉर्म्ड एसोसिएशन टू हेल्प मेंबर इन टाइम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और फाइनेंशियल हार्डशिप बट सच एसोसिएशन वर फ्यू, कुछ वर्कर ने अपनी एसोसिएशन बनाई कि कठिनाई के समय पर अपनी या बेरोजगारी के समय पर अपने मेंबर्स की हेल्प करें, लेकिन ये काफ़ी कम थी। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर डिड unit to strike work when they disagreed with the employer about dismissal or work condition. These strikes took place frequently in the textile industry during 1860 and 1897 and the metal industry during 1902. काफ़ी सारी जो स्ट्राइक होती हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग में होती हैं 1896 से 7 तक और 97 तक, और जो मेटल यानी कि धातु की इंडस्ट्रीज होती है उसमें होती हैं 1902 में। अपने जो उसकी कंडीशंस होती हैं कि किसी एम्प्लॉय को निकाल देना या वर्किंग की जो कंडीशन ख़राब है उसको लेकर के। इन द कंट्री साइड पीजेंट कल्टिवेटेड मोस्ट ऑफ द लैंड, जो कंट्री साइड में है किसान काफ़ी लैंड को कल्टिवेट करते हैं। बट द नोबेल्टी द क्रोन, यानी कि लेकिन वहाँ पर भी जो नोबेल्टी यानी कि बड़े लोग हैं, क्रोन यानी राजशाही या ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ओन लार्ज प्रॉपर्टी, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उन्हीं के पास है। लाइक वर्कर्स पीजेंट वर डिवाइडेड, यहाँ पर जो वर्कर की तरह किसान भी बटे हुए होते हैं। दे वर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, यहाँ पर भी वो जो है काफ़ी धार्मिक होते हैं। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, काफ़ी धार्मिक होने के बाद बट एक्सपेक्ट इन फ्यू केसेस दे हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द नोबेल्टी, कुछ ही केसेस को छोड़ दें तो वहाँ पर वो अपनी नोबेल्टी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। नोबल्स गोट देयर पावर एंड पोजीशन थ्रू देयर सर्विस टू द जार, जो नोबल्स को उनकी पावर और पोजीशन मिली हो जार की सर्विस को लेकर या जार के प्रति उनकी निष्ठा को लेकर मिली है, ना कि वो लोकल लोगों में पॉपुलर है, पॉपुलरिटी उनकी नहीं है। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस वेयर ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन इन ब्रिटनी पीजेंट रिस्पेक्ट नोबल एंड फोर्ट फॉर देम, फ्रांस के तरह यहाँ नहीं होता है कि फ्रांस में क्या था कि जब ब्रिटनी में रिवॉल्यूशन होता था तो पीजेंट जो अपने नोबल की रिस्पेक्ट के लिए और उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ते थे। रशिया में जो होता है वहाँ पर क्या चाहते हैं पीजेंट यानी किसान चाहते हैं कि नोबल से छीन करके ज़मीनें उनको दे दी जाएँ। फ्रिक्वेंटली दे रिफ्यूज़ टू पे, वो जो है उनसे जो रेंट लिया जाता है उसको पे करने से मना कर देते हैं। इवन अपने जो लैंडलॉर्ड है उनका मर्डर कर देते हैं। 1902 में साउथ रशिया में काफ़ी लार्ज स्केल पर ऐसी घटनाएं होती हैं और 1905 में ये इंसिडेंट पूरे रशिया में फैल जाते हैं। रशियन पीजेंट वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट इन अनदर वे, रशिया के जो किसान हैं यूरोप के अनदर जो और जगह के किसान हैं कंट्री के उनसे भी अलग होते हैं। दे पुल देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कम्यून, वे अपनी ज़मीन को समय समय पर जो है ना देते हैं, किसको, अपने कम्यून को, यानी मीर या कम्यून कहें या उनका जो कोई किस तरह का जो पोस्ट था कि उनको हेड कह सकते हैं। और फिर उसके बाद जो मीर था वो डिसाइड करता था इंडिविजुअल फैमिली की नीड को लेकर के कि किस तरह से जो है कितनी ज़मीन किसको दी जाए, कि जो परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों में दोबारा से बांट देता था। सोशलिज्म इन रशिया, सोशलिज्म देखते हैं रशिया में समाजवाद कैसा था। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ वर इलीगल इन रशिया बिफोर 1914, 1914 से पहले जितनी पार्टियां थी सभी इलीगल थी। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी वाज फाउंडेड 1898 में बनी थी बाय सोशलिस्ट हु रिस्पेक्टेड मार्क्स आइडिया, जो कि मार्क्स के आइडिया के ऊपर बेस्ड थी। हाउएवर बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसिंग इट हैड टू ऑपरेट एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया था क्योंकि ये जो है न्यूज़पेपर निकालती, वर्कर्स को मोबिलाइज इकट्ठा करती और स्ट्राइक्स को जो क्या करवाती थी, अरेंज करवाती थी, ऑर्गेनाइज करवाती थी।
Some Russian socialists felt that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist. कुछ लोग मानते थे कि जो रशिया के किसान हैं वो ज़्यादा सोशल है, क्योंकि उस समय समय पर अपनी ज़मीनें जो है दे देते हैं, और उसके बाद जो है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नेचुरल सोशलिस्ट, सबसे ज़्यादा जो है समाजवादी हैं. सो पीजेंट नोट वर्कर वुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रिवोल्यूशन. इसलिए कहते हैं कि कई जो सोशलिस्ट मानते हैं कि यहाँ पर जो है किसान जो है रिवोल्यूशन में लीड कर रहे थे, मेन फोर्स थे, ना कि वर्कर थे यहाँ पर. रशिया कुड बिकम सोशलिस्ट मोर क्विकली इन देन अदर कंट्री. इसलिए कई लोगों का मानना था कि रशिया के अंदर जो है सोशलिस्ट सबसे पहले आएगा अदर कंट्री के कंपैरिजन में. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड. 19th सेंचुरी में जो सोशलिस्ट है वो कंट्री साइड में काफ़ी एक्टिव होते हैं. दे फॉर्म द सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी. 1900 पार्टी बनाई जाती है SR सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में. दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट राइट एंड डिमांड दैट लैंड बिलोंगिंग टू नोबल बी ट्रांसफर टू पीजेंट. और इसकी जो डिमांड होती है, किसानों के लिए जो संघर्ष होता है, किसानों की डिमांड ये आगे रखते हैं, और जो नोबल के अंडर में जो ज़मीन है वो किसानों को ट्रांसफ़र यानी दे दी जाए, इस तरह की डिमांड ये रखते हैं. सोशल डेमोक्रेट्स डिस्कार्ड विद सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी अबाउट पीजेंट. लेनिन फेल्ट दैट पीजेंट वर नोट वन यूनाइटेड ग्रुप. लेनिन जो है मानता है किसानों के अंदर जो है एकता नहीं है. कुछ तो रिच हैं, कुछ पुअर हैं, कुछ जो लेबर है अपनी लेबर का काम करते हैं, जबकि कुछ जो ऐसे जो अपने खेतों में या अपनी पूंजी से दूसरों से वर्क करवाते हैं, लेबर का काम करवाते हैं. इन डिफरेंसेस के बावजूद भी दे कुड नॉट ऑल द पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट. इसके कारण जो है सोशलिस्ट मूवमेंट का ये पार्ट नहीं बन सकते. ऐसा किसका मानना था? लेनिन का. द पार्टी वाज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रेटजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. व्लादिमीर लेनिन जो बोल्शेविक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, थॉट दैट ए रिप्रेसिव सोसाइटी लाइक जार रशिया द पार्टी शुड बी डिसिप्लिन एंड शुड कंट्रोल द नंबर एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेंबर. जो व्लादिमीर है, जो बोल्शेविक का लीड यानी कि अगुवाई करता है, मेन है इसका, वो मानता है कि जो रशिया के अंदर जो है रशिया के अंदर कंट्रोल होना चाहिए, पार्टी के अंदर पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, इसके मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, और पार्टी के मेंबर्स को भी डिसिप्लिन में रहना चाहिए. जबकि अदर यानी कि जो मैनशेविक, यहाँ पर 2 ग्रुप्स थे, एक तो बोल्शेविक और एक मैनशेविक. तो बोल्शेविक का जो लीडर था वो व्लादिमीर लेनिन था, जिसने ये माना कि जो जार जो यहाँ का रूलर था, उसका जो रशिया है वो ज़्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए और उसके मेंबर्स के ऊपर, पार्टी मेंबर्स पर कंट्रोल होना चाहिए. जबकि अदर यानी मैनशेविक जो दूसरी पार्टी वाले लोग हैं वो चाहते हैं कि थॉट दैट द पार्टी शुड बी ओपन टू ऑल. सभी के लिए पार्टी जो है ओपन रहे, खुली रहे, एज इन जर्मन, जैसा कि जर्मनी में है. नेक्स्ट आइए, ए टर्बुलेंट टाइम यानी कि जो उथल पुथल का टाइम था उसकी बात कर रहा है. 1905 रेवोल्यूशन की बात हम करेंगे. रशिया वाज एन ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, एक निरंकुश राजशाही होती है. Unlike other European ruler, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. जो अर्ली हमने 20th सेंचुरी की बात की थी, जो यूरोप की अदर कंट्री के अंदर पार्लियामेंट आ चुका था, राजा उसी के अंडर आता था, लेकिन यहाँ पर जो जार है वो पार्लियामेंट के अंडर नहीं आता था. लिबरल इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर. जो लिबरल है रशिया में, इसके लिए काफ़ी कैंपेन यानी अभियान के इसको ख़त्म करने के लिए. टुगेदर विद द सोशल डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी दे वर्कड विद पीजेंट वर्कर ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन. यहाँ पर सभी ने मिलकर के काम किया था, चाहे वो वर्कर था, किसान थे या पार्टी थी. किसके लिए डिमांड रखी थी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए यहाँ पर ये लोग डिमांड रखते हैं. नेक्स्ट देखिए, दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट. इनको जो है नेशनलिस्ट पोलैंड में जैसे इनको क्या सपोर्ट मिलता है, और दूसरा जो है मुस्लिम डोमिन, यहाँ जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा होते हैं, जदीदिस्ट, वहाँ पर मॉडर्न इस्लाम का भी इनको पूरा सपोर्ट मिलता है. किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. द ईयर 1904 वाज ए पर्टिकुलरली बैड वन ऑफ द रशियन वर्कर. कहता है कि बहुत ही बुरा साल रहा था रशियन वर्कर के लिए. प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स रोज सो क्विकली दैट रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%. जो प्राइसेस एसेंशियल गुड्स के, ये ज़रूरी चीज़ों के हैं, वो बढ़ गए थे, जिसके कारण उनका जो रियल वेजेस मजदूरी थी वो 20% तक कम हो चुकी थी. द मेंबरशिप ऑफ वर्कर एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली व्हेन 4 मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर
जो मेंबरशिप थी वर्कर्स की एसोसिएशन में काफ़ी बढ़ती जा रही थी। एक बार जब 4 मेंबर्स जो असेंबली मेंबर्स थे उनको जो है 1905 में डिसमिस कर दिया जाता है। पुटिलोन आयरन वर्क, जो उसकी पुटिलो आयरन वर्कर्स में एज ए वर्कर वो वहाँ पर काम करते थे, उनको वहाँ से हटा दिया जाता है। देर वाज ए कॉल फॉर इंडस्ट्रियल एक्शन, तो इसके लिए जो है सभी जो जितने भी वर्कर्स होते हैं, मजदूर होते हैं, उन्होंने एक्शन लिया कि इसके लिए कि हम सब जो है स्ट्राइक कर देंगे। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग ए रिडक्शन इन द वर्किंग डेज टू 8 आवर। और कुछ ही दिनों के अंदर करीब 1,10,000 लोग यानी वर्कर जो है सेंट पीटर्सबर्ग में स्ट्राइक करने के लिए चले जाते हैं, जो अपने वर्किंग आवर को घटाकर 8 घंटे चाहते हैं, अपनी वेजेस को बढ़वाना चाहते हैं और वर्किंग कंडीशन में सुधार चाहते हैं। इन सब डिमांड को करते हुए वो सब स्ट्राइक पर निकल जाते हैं। When the procession of workers led by the Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. अब जब काफ़ी सारे वर्कर्स जो है फादर गैपोन की अगुवाई में विंटर पैलेस के सामने जाते हैं प्रदर्शन करने के लिए, तो पुलिस और कोसैक्स वहाँ पर उनको मजदूरों के ऊपर अटैक कर देते हैं। ओवर 100 वर्कर वर किल्ड, जिसमें कम से कम 100 वर्कर मारे जाते हैं और 300 के करीब घायल हो जाते हैं। और ये इंसिडेंट संडे के दिन हुआ, इसलिए इसको ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। और तभी से जो है इवेंट शुरू हो जाते हैं। यही पहला इवेंट था जब रशियन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो जाती है। स्ट्राइक टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री, अब जो है पूरी कंट्री में स्ट्राइक होनी शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी क्लोज हो जाती हैं, स्टूडेंट जो है वॉकआउट कर जाते हैं। कंप्लेनिंग, किसकी कंप्लेन करते हुए कि यहाँ पर जो है लैक ऑफ सिविल लिबर्टी, उनके जो सिविल लिबर्टी है उसकी कमी है। लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर एंड अदर मिडिल क्लास वर्कर एस्टेब्लिश द यूनियन ऑफ यूनियंस, ये सब मिलकर यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना करते हैं और डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूट असेंबली की कि एक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली होनी चाहिए। ड्यूरिंग द 1905 revolution, जार allowed the creation of an elected consultative पार्लियामेंट, जिसको कि ड्यूमा कहते हैं। आखिरकार जो है इन घटनाओं को देखते हुए जार ने परमिशन दे दी, अपनी सहमति दे दी एक पार्लियामेंट के लिए, जिसका नाम ड्यूमा था। फॉर ए ब्रीफ वाइल ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन देयर एग्जिस्टेंस ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड यूनियन एंड फैक्ट्री कमेटी मेड अप ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स। रेवोल्यूशन के बाद काफ़ी समय तक जो ट्रेड यूनियन फैक्ट्री कमेटी वो काफ़ी जो है उसमें रहती हैं, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व में रहती हैं। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटी एंड यूनियन वर्कड अनऑफिशियली, लेकिन 1905 के बाद ये लोग अनऑफिशियली यानी कि अनाधिकृत तरीके से जो है काम करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे डिक्लेयर कर देता है जार, इनको इलीगल डिक्लेयर कर देता है। सर्व रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल एक्टिविटी, जितनी भी पॉलिटिकल गतिविधियाँ होती हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती हैं, पाबंदी लगा दी जाती हैं। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज, जार जो पहली बार ड्यूमा बनी थी उसको 75 डेज में भंग कर देता है और दूसरी बार जो बनी थी उसको 3 मंथ्स में उसको भंग कर देता है। ही डिड नॉट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, वो अपनी अथॉरिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं चाहता है और अपनी पावर को भी वो कम होते नहीं देखना चाहता है। ही चेंज द वोटिंग लॉ, अब उसने क्या किया, वोटिंग लॉ को चेंज कर दिया और पैक द थर्ड ड्यूमा, अब तीसरी बार जो ड्यूमा बनी उसके अंदर कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को भर दिया। क्योंकि कंजर्वेटिव हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मोनार्क के राजा के लिए काफ़ी लिबरल होते हैं, उदार होते हैं, राजा के प्रति काफ़ी रिस्पेक्ट रखते हैं, उसी के रूल को चाहते हैं। तो यहाँ पर कंजर्वेटिव जो राजा को चाहने वाले लोग हैं, ऐसे पॉलिटिशियन इसने ज़्यादा यहाँ पर भर दिए। लिबरल एंड रेवोल्यूशनरी वर कैप्ट आउट, और जबकि लिबरल और रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारियों को और उदारवादियों को तो बाहर ही रखा, उसको अंदर की परमिशन नहीं दी। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस, 2 यूरोपियन ग्रुप के अंदर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो शुरू हो गया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की जिसको कि सेंट्रल पावर, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया जिसको बाद में इटली और रोमानिया ने भी ज्वाइन कर लिया था। ईच कंट्री हैड ए ग्लोबल एम्पायर, सभी के पास एक विशाल जो है साम्राज्य ग्लोबल एम्पायर होता था। एंड द वार वाज फोर्ट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप, इसीलिए जो वॉर होता है वो यूरोप के अंदर नहीं बल्कि बाहर भी फैल जाता है, जिस कारण इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया।
In Russia, the war was initially popular and people rallied around the जार निकोल्स। रशिया में शुरू में लोगों में काफ़ी उत्साह होता है वॉर को लेकर और वो जार के इर्द गिर्द रहते हैं, यानी कि काफ़ी पसंद करते हैं। एज द वार कंटिन्यू, लेकिन जब वॉर काफ़ी लंबा चलता है तो जार जो है कंसल्ट करना छोड़ देता है, जो मेन पार्टी डूमा के अंदर है उनसे कंसल्ट करना छोड़ देता है। स्पोर्ट वॉर थी, इसलिए जो जन समर्थन है यानी लोगों का वो भी ख़त्म हो जाता है। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रेन हाई, यानी जो जर्मन विरोधी लोगों की भावनाएं हैं वो इस कदर होती हैं कि सेंट पीटर्सबर्ग, ये एक जर्मन नेम था, लोगों ने इसका नाम बदल करके पेट्रोग्राद कर दिया। द जारियाना अलेक्जेंडर, जर्मन ओरिजिन, पुअर एडवाइजर। अब जारीना कौन थी? जो जार की वाइफ थी, रानी थी। जारीना अलेक्जेंडर जो खुद जो है जर्मन ओरिजिन यानी कि जर्मनी से बिलोंग करती थी और एक बहुत ही खराब एडवाइजर मॉन्क, एक साधु आता था रासपुतिन, वो उससे सलाह लेती थी, जिस कारण कि उसने राजशाही को बड़ा ही अनपॉपुलर यानी कि काफ़ी अलोकप्रिय बना दिया था। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न। ईस्ट और वेस्ट ये दोनों बेटा डायरेक्शन को बता रहा है कि जो रशिया के अंदर ईस्टर्न फ्रंट पर जो चल रहा था और वेस्टर्न यानी कि ईस्ट की तरफ जो चल रहा था वो वेस्ट से बिल्कुल अलग था। पहला देखिए, इन ईस्ट में आर्मी जो थी वो क्या करी थी? फ्रॉम ट्रेंचेस स्ट्रेच्ड अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। अब ईस्टर्न वेस्ट की तरफ से जो आर्मी थी वो ट्रेंचेस यानी खाइयों के अंदर से, ईस्टर्न फ्रांस के खाइयां थी वहां के अंदर से लड़ाई को लड़ रहे थे सैनिक। इन द ईस्ट, अब हम बात करते हैं ईस्ट की। आर्मी मूव्ड ए गुड डील एंड फोर्ट बैटल लीविंग लार्ज कैजुअलिटी। यहाँ पर जो आर्मी है उसको काफ़ी नुकसान हो चुका था और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मारे जा चुके थे। डिफीट वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग, लोगों का जो हौसला था वो हार के कारण टूटता जा रहा था। रशियन आर्मी लॉस्ट बैटल इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया बिटवीन 1914 एंड 1916। 1914 से 16 के बीच में रशिया की आर्मी जर्मनी और ऑस्ट्रिया में बुरी तरह से हार का सामना कर रही थी। देयर वर ओवर 7 मिलियन कैजुअलिटी बाई 1917। 7 मिलियन कैजुअलिटी हो चुकी थी 1970 तक आते आते, यानी 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। As they retreated, Russian army destroyed crop and buildings so prevent the enemy from being able to live off the land। अब जब बैक पर यानी कि जब पीछे हटते जा रहे थे रशिया के जो सैनिक थे तो रास्ते में आती हुई फसलों को और बिल्डिंगों को बर्बाद कर रहे थे, ताकि जो शत्रु की जो सेना है वो वहाँ पर, दुश्मन की जो सेना है वो वहाँ पर टिक ना पाए। और ऐसा डिस्ट्रक्शन यानी विनाश करते करते उन्होंने फसलों को और बिल्डिंगों को तबाह कर दिया और करीब 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग उस समय पर रिफ्यूजी हो गए थे। द सिचुएशन, और अब जो है ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि सरकार और जार दोनों ही जो है अनपॉपुलर हो चुके थे लोगों के बीच में, यानी अब लोगों को न तो जार चाहिए था और न ही वो सरकार। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर, और जब सैनिक भी तंग आ चुके थे अब वो लड़ाई भी नहीं लड़ना चाहते थे। द वार आल्सो हैड ए थरो इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्री, अब काफ़ी बुरा प्रभाव इंडस्ट्री के ऊपर हुआ। रशिया ओन इंडस्ट्री वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वाज कट ऑफ फ्रॉम द आउटसाइड सप्लायर ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स बाय जर्मन कंट्रोल ऑफ द बाल्टिक सी। खुद रशिया के अंदर हमने देखा कि काफ़ी कम इंडस्ट्री हैं, जो बाहर से भी माल सप्लाई होता था तो वहाँ पर भी जो है बाल्टिक सी के जरिए जो रास्ता था वहाँ से आता था, वहाँ जर्मन का कंट्रोल हो चुका था। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट जो है, इंडस्ट्रियल के इक्विपमेंट यानी जितने भी काम आने वाले साधन होते हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगे थे रशिया में बजाय कि किसी अदर यूरोपियन कंट्री में। और 1916 में रेलवे जो है वो टूटना शुरू हो गई थी और एबल बॉडीड यानी कि जो लोग एबल होते हैं, योग्य या फिर सेहतमंद होते हैं, उनको वॉर के लिए बुला लिया जाता था। और इसका रिजल्ट ये रहा कि जो लेबर की शॉर्टेज हो गई थी, जो एसेंशियल गुड्स को प्रोड्यूस करती थी वो वर्कशॉप सारी की सारी बंद हो चुकी थी। और जो एक सप्लाई ग्रेन की, लार्ज सप्लाई जो ग्रेन की थी वो आर्मी की फीड के लिए यानी उनके खाने के लिए भेज दी जाती थी। फॉर द पीपल इन द सिटीज़ ब्रेड एंड फ्लोर बिकम स्केयर्स, अब जो लोग रह रहे थे सिटीज़ में उनके लिए ब्रेड और फ्लोर यानी आटे की और ब्रेड की काफ़ी कमी होने लगी। और विंटर में 1916 की बात है कि जो राइट यानी दंगे आम बात हो गई थी, ब्रेड की शॉप पर दंगे होना। तो इस वीडियो में इतना ही देखेंगे बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।